इफ्तारी के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन-सी हैं और मुज़र सेहत ग़िज़ाएँ कौन-सी हैं? नॉर्मल लोग जो वज़न कम करना नहीं चाहते, मेंटेन करना चाहते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए? और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए? पीने के लिए कौन से मशरूबात बेहतर हैं? क्या ठंडा पानी पीना चाहिए? फ्राइड फूड के हवाले से सारे डॉक्टर्स मना तो करते हैं, लेकिन आखिर क्यों मना करते हैं? मोटापे के अलावा भी एक एडेड रिस्क हैं कई, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन तल रही होती हैं, उनके लिए भी एक एडेड रिस्क है। सारी एहतियात बरतने के बावजूद और बहुत मुनासिब एतदाल में खाना खाने के बावजूद हम वज़न कम क्यों नहीं कर पाते? ब्रिस्क वॉक एक्चुअली होती क्या है? हमें कैसे पता चले कि हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं? पकौड़ा जो सेफ़ हो, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगी कि वो आप किस तरह से बना सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि डायबिटीज़ जिनको होती है, उनके बारे में भी कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। होता ये है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है, हम एक फेस्टिविटी के मूड में चले जाते हैं। हम शुरू से ही ईद मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहरहाल ये खुशी की बात है कि हमें एक ऐसा मुक़द्दस महीना मिला है और हम उसके अंदर इबादत कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रमज़ान का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ग़िज़ा को कम करना है, क्योंकि हम वैसे 3 मरतबा खाते हैं, रमज़ान में हमें 2 मरतबा खाना है। लेकिन हम इसके अंदर 2 मरतबा में भी इतना खा लेते हैं कि शायद हम वो 3 मरतबा में भी उतना नहीं खा रहे होते। और आपने बहुत लोगों को ये बात कहती सुनी होगी कि अक्सर रमज़ान के रोज़ों में जो है फ़ास्टिंग और फ़ीस्टिंग के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है। हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि ये रमज़ान खुदा ना ख़ास्ता कहीं हमारा आखिरी महीना तो नहीं है या हमारा आखिरी रमज़ान तो नहीं है कि बस जो कुछ खाना है अभी खा लो, आइंदा हम कुछ खा नहीं सकते। हमें एहतियात के साथ, एतदाल के साथ चलना है। अच्छा, अब चलते हैं कि इफ़्तार करना कैसे है। यहाँ पे मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि आप अगर बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, आपको सेहत का कोई मसला नहीं है और आपने जो है अपना सिर्फ़ वेट आपने मेंटेन करना है, तो आप क्या लेंगे, और अगर आपने वज़न कम करना है, तो आप क्या लेंगे। अगर आपने अपना वज़न सिर्फ़ मेंटेन करना है, तो आप 2 खजूरें ले सकते हैं और साथ में आप पानी का 1 गिलास ले लें। अगर आपने अपना वज़न कम करना है, तो फिर आप सिर्फ़ 1 खजूर के ऊपर इक्तफ़ा करें और साथ आप पानी का गिलास ले लें। यहाँ पे मैं ये बताना पसंद करूँगी कि पानी मुनासिब है कि आप रूम टेम्परेचर वाला पिएँ। आप यख़ ठंडा पानी पीने से गुरेज़ करें। वो क्यों? ये बताना भी ज़रूरी है फिर। वो इसलिए कि देखिए, हमने सारा दिन से, आधी रात से या सुबह से हमने सहरी के बाद से कुछ नहीं खाया। हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो गर्म है। हम यख़ ठंडा पानी उसके अंदर डालेंगे तो मैदा और आंतें एकदम परेशान होके क्या करेंगी कि उनको जो खून सप्लाई करने वाली शरियानें हैं वो एकदम से सिकुड़ जाएँगी कि पता नहीं हमारे ऊपर कोई हमला हो गया क्या, कोई उफ़्ताद पड़ गई है। और उनका जो आगे हमने इफ़्तारी करनी है, हमने खाना खाना है और उन्होंने अपना काम करना था उस खुराक को हज़म करने का। लेकिन ऊपर से हमने उनके ऊपर, जब हमने उन्हें ये इंप्रेशन दिया कि पता नहीं एकदम ठंडा पानी डाल के उन्होंने अपने आप को, जो उनकी खून की सप्लाई थी वो एकदम कम हो गई, तो उनका जो हाज़मे का निज़ाम है उसके अंदर सुस्त रवि आ जाएगी, तो फिर वो खुराक को अच्छी तरह हज़म नहीं करेंगी। अच्छा, ये तो हो गई पानी की बात, लेकिन इसके अलावा अगर आपने वज़न बहुत ज़्यादा कम नहीं करना, तो आप 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं। और जिन लोगों ने वज़न कम करना है वो उसको लो फैट मिल्क बना के ले लें, जैसे कि या तो वो लो फैट मिल्क बाज़ार से, अदरवाइज़ जो घर में दूध आता है उसे आप उबाल लें अच्छी तरह 2 दफ़ा और उसपे से मलाई उतार लें। या ये भी हो सकता है कि आप लस्सी ले लें, चीनी उसमें मत मिलाएँ, क्योंकि चीनी वाले कोई भी मशरूबात आपको अलाउड नहीं है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है, लेकिन आप उसमें चीनी नहीं मिलाएँगे, हल्का-सा नमक थोड़ा-सा मिला लें। और वो भी अगर आपने लो फैट लेनी है तो उसका या तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि जो लो फैट दूध आपने घर में तैयार किया था उसी की आप दही जमा लें, उसकी लस्सी बना लें। अब ये भी समझ लें कि मैं आपको पानी के लिए क्यों कह रही हूँ। ये जो लाल शरबत होते हैं और ये जो तरह-तरह के आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स बताते हैं कि इससे आप अगर रोज़ा खोलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुल जाएगा और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, या ये क्या फ्रूट जूसेस बनाते हैं, इनमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। जो एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है ना, उसके अंदर तकरीबन 10 चम्मच चीनी है। अगर आप ऑरेंज जूस खुद बनाते हैं घर में, 6-7 ऑरेंजेस का, तो उसमें भी तकरीबन नेचुरल शुगर जो है वो 6 चम्मच से ऊपर निकल जाती है। इसी तरह से जो आपके लाल शरबत हैं उसके अंदर भी एक तो चीनी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से आप डाल भी देते हैं। हत्ता कि अगर जो है लोगों को कहा जाए कि आपने डाइट वाला लेना है तो उसमें भी 2 चम्मच चीनी ज़रूर डाल लेते हैं। तो ये वाले काम आपने इसलिए नहीं करने कि इनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज़ होती है, बेतहाशा। मतलब ये कि इनमें कोई भी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ नहीं होगी, विटामिन्स नहीं होंगे, इनके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होंगे, इनके अंदर प्रोटीन नहीं होगा, इनके अंदर फाइबर नहीं है, इनमें सिर्फ़ कैलोरीज़ हैं। ये आपको मोटा तो करेंगी, लेकिन ये आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगी। और होगा क्या, क्योंकि आपको भूख लगी हुई है, आपने कब से कुछ नहीं खाया है, तो आप खाने के ऊपर भी आप ज़ाहिर-सी बात है बज़ीद रहेंगे। आपने खाना भी, और खाना ज़रूरी भी है, मैदा आपका खाली है, तो ये तो आप ऐसे ही पी जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ख़ामख़ा ये कैलोरीज़ आपको मोटा करेंगी। और उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे खाना भी खाएँगे तो होगा ये कि जो आपने एक्चुअल डेज़ में आप 3 दिन में खाते थे और अब आप सोच रहे हैं कि उससे कम कुछ आपने 2 वक़्त में खाना है, आप उससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज़ जो हैं वो सिर्फ़ इफ्तार और खाने में मिला के ले जाएँगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं अक्सर, या इवन अगर आप नींबू पानी भी बनाते हैं, उसमें चीनी नहीं भी डालते, तो ये सारे तेज़ाबियत पैदा करते हैं। तो अगर जो आपको तेज़ाबियत के मसाइल हैं, फिर तो ये बिल्कुल भी ना लें, और खाली मैदे पे तो किसी को भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि देखिए अक्सर जब आप खाने के बाद इन्हें लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये खाने को हज़म करने में हेल्प कर रहे हैं।
वो इसलिए कि ये तेज़ाबियत पैदा करते हैं। अब जब आप इन्हें खाली मैदे पे लेंगे तो फिर ये किस चीज़ को हज़म करेंगे? सोचें। अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो वो क्या खाना है? उसमें जो लोग अपना वज़न कम करना नहीं चाह रहे हैं वो ऐसा करें कि वो 2 कोई फल खा लें। और जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं वो 1 फल ले लें। ये भी याद रखें कि खजूर भी फल है। अगर जो आपने काफ़ी ज़्यादा वज़न कम करना है जैसे 10 किलो तो फिर तो आप पानी और 1 खजूर पे इक्तफ़ा करें। अगर आपने कोई 5 किलो के करीब तो फिर आप 1 फल खा लें, लेकिन ये कि आपने केला, अंगूर, आम जिनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो आपने नहीं लें। तो दूसरी बात है कि अगर आप फल काट के इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग जिन्हें कि मसला नहीं और वो 2 खा रहे हैं, तो वो उसे काट के चाट सी भी बना सकते हैं, लेकिन बस उसमें चीनी मत डालें। अगर आपने मीठा करना है, तो आप उसमें थोड़ा-सा स्टीविया डाल लें या अगर जायके के लिए आलू बुखारे की चटनी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें। दूसरी बात है कि आप थोड़ी-सी चना चाट ले सकते हैं। उसके अंदर पापड़ी-वापड़ी ना हो तो अच्छा है, हल्के मसाले की हो। अच्छा, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो अगेन वही बात है कि वो एक फल की क्या चाट बनाएँगे, वो उसे वैसे ही खा लें। अच्छा, दूसरी बात इसमें ख़ास बात बताने की ये है कि जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, वो शुरू में खाली मैदे पे ना तो फ्रूट जूस लें, वैसे तो फ्रूट जूस मैंने आपको वैसे ही मना कर दिया चीनी की वजह से, लेकिन वो फ्रूट भी ना लें। ठीक है? वो इसलिए कि जो फ्रूट होता है, वो भी खाली मैदे के ऊपर तेज़ाबियत पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है। इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो कोई सॉलिड ग़िज़ा लें, जैसे कि वो कोई चना चाट उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, जिसके अंदर पापड़ी-शापड़ी ना हो, लेकिन चना अच्छी मिकदार में हो, या फिर वो कोई बीन सैलेड ले सकते हैं या कोई हल्का-फुल्का सैंडविच ले सकते हैं। उसके बाद आप चले जाएँगे नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, वो मैं यहाँ पे अब ज़िक्र कर दूँ कि मैंने ज़िक्र किया था कि मैं एक पकौड़ा बनाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको मना कर दिया है, मैंने कोई ज़िक्र नहीं किया कि आप समोसे खा सकते हैं, आप पकौड़े खा सकते हैं, आप जलेबी खा सकते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज़ खा सकते हैं या आप रोल खा सकते हैं। इस तरह की जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, वो नुकसानदेह होती हैं। पहली बात तो ये कि वो नुकसानदेह होती क्यों हैं? एक तो आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ैट एब्ज़ॉर्ब किया होता है और वो फिर आपके जिस्म के अंदर चर्बी इकट्ठी करने का बायस बनती हैं, आपका वज़न बढ़ाती हैं। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ज़्यादातर तली जाती हैं वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, मसलन सनफ्लावर ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया और इस तरह के बहुत से ऑयल। तो ये जो सारे ऑयल्स हैं और बेशतर ऑयल जो इस किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका स्मोक पॉइंट बहुत नीचे होता है। जब ये उबलने लगते हैं, खौलते हैं और इनके अंदर से धुआँ उठता है, तो ये डीनेचर हो जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है और ऐसा होने से क्या होता है कि इनके अंदर ख़तरनाक किस्म के ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, अल्सरोजेनिक भी होते हैं, ट्यूमरोजेनिक भी होते हैं और म्यूटाजेनिक भी होते हैं। अभी मैंने इतने सारी ख़तरनाक टर्म्स बोल दी, ये होती क्या हैं? कार्सिनोजेनिक यानी कि ये कैंसर आपके अंदर पैदा कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता। ट्यूमरोजेनिक यानी कि ये ट्यूमर पैदा करने का बायस बन सकते हैं। म्यूटाजेनिक कि आपके अंदर जीन म्यूटेशन या आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। और अल्सरोजेनिक यानी कि अल्सर पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से मना किया जाता है और ख़ास तौर पे इसमें वो ऑयल और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जिससे एक ही ऑयल को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है और ये वाली प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा आम है। इवन जब हम बाहर रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाते हैं, ढाबों पे खाना खाते हैं, वहाँ भी क्योंकि आप देखते हैं कि एक दिन एक उन्होंने कढ़ाहा चढ़ाया तकरीबन 4 बजे और वो रात तक चल रहा है। फिर वो बेशक कहते हैं कि अगले दिन हमने नया ले लिया, लेकिन हमें क्या पता कि वो पिछले दिन का बचा हुआ उन्होंने फिर इस्तेमाल कर लिया। एक स्टडी है चाइना की 2020 की, उसके हवाले से उन्होंने यही बात जो है ना, यही वाला फिनोमेना स्टडी किया है कि ये जो तेल बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो उनका कहना ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, उससे इतने ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स पैदा होते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि वो सारे जो बेतहाशा केमिकल्स हैं, जो लोग इन्हें कंज़्यूम करते हैं, उनके अंदर कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है, ट्यूमर्स का ख़तरा बढ़ जाता है, उनके अंदर जीन म्यूटेशन यानी फिर ऐसी हो जाता है कि वो कैंसर हो भी जाता है, वो फैल भी जाता है और ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो सारा ऑयल का प्रोसेस रीहीट करने का, इसको ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेट किया है कि उसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और ना सिर्फ ये, उन्होंने ये बताया कि जो फ्यूम्स उड़ते हैं, तो जो ख़वातीन ये काम कर रही होती हैं उनके अंदर, क्योंकि वो ना सिर्फ खा रही हैं वो, बल्कि वो इन्हेल भी कर रही हैं जो फ्यूम्स उस वक्त उड़ रहे हैं, वही जो सब दीवारों पे चिपक रहे हैं, काला कर रहे हैं, वो उनके अंदर भी जा रहे हैं सांस के साथ, तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा इवन वो फ्यूम्स भी ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये वो ख़तरे हैं जिनकी वजह से आपको इन ऑयली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभार करें। देखें ना, जब हमारी आम ज़िंदगी है उसमें हम ये चीज़ें कभी 2 महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर ली,
लेकिन रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ इस्तेमाल कर लें, तो ये वाला जो है ना मतलब ये वाली प्रैक्टिस बहुत गलत है। अगर कभी करनी भी है, बहुत दिल चाह रहा है, तो कभी-कभार करें, कोशिश करें बाहर से ना लें, वहाँ वो ऑयल रीहीट हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है, वो बहुत मुज़िर सेहत है। घर में करें, ऑयल को एक दफ़ा इस्तेमाल करें, दोबारा ना करें। और जिन लोगों को तेज़ाबियत वगैरह है, वो तो उसे ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा, और खाली मैदे पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब हमने ये देखना है कि वो पकौड़ा हमने जो हल्का-फुल्का बनाना है, वो है क्या? मसलन हमने बैंगन ले लिया, तो हमने उसे पतला-पतला सा काट लिया। और या हमने प्याज का एक छल्ला ले लिया, या हमने पालक का एक पत्ता ले लिया, या फिर अगर पालक काटा है तो उस पे हल्का-सा सिर्फ़ हमने जो है बेसन वो हमने छिड़क के उसे जब ऐसे-ऐसे मलेंगे तो वो आपस में पालक चिपक जाएगा उस बेसन के साथ, या थोड़ा-सा पानी मिला के आप जब उसे करेंगे तो वो चिपक जाएगा थोड़े से बेसन से। और साथ हमने बेसन का पतला बैटर बना लिया, तो वो जो बैंगन के जो थे कतले वो भी हमने उसके अंदर पतले बैटर में हमने इस तरह से हमने क्या कहता है कि वो हमने उसके अंदर डालने डिप करने हैं। और इसी तरह पालक या तो हमने वो जो बनाया है वो हमने बिल्कुल पतला-सा इस तरह से हमने चपटा-सा उसका पकौड़ा बनाना है, या फिर एक पत्ते को उसमें डुबोलेंगे, इसी तरह प्याज के एक छल्ले को डुबोलेंगे और एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को हम ब्रश कर लेंगे ऑयल के साथ, और फिर हम वो उसके ऊपर वो जो हमने पकौड़े बनाए हैं वो हम उसके ऊपर रखेंगे और साथ में उसे ढक देंगे। बिल्कुल हल्की आँच पे आपने रखना है, जैसे कि हम चावल को दम देते हैं। अब होगा ये, क्योंकि उसके अंदर ऑयल है तो वो ऑयल की वज़ह से क्रिस्पी भी साथ-साथ होता जाएगा, लेकिन उसके अंदर पानी है। जो हमने बैटर बनाया है वो भी बिल्कुल पतला है, जो सब्ज़ियाँ हैं उनके अंदर अपना भी पानी है, तो साथ में स्टीम भी बनेगी, हमने ढक्कन दिया हुआ है। तो वो चंद मिनट के अंदर वो इतना बारीक है कि वो गल जाएगा। चंद मिनट वो आप एक तरफ से रखें, फिर आप उसे पलट के रख दें। अगर ऑयल बिल्कुल, क्योंकि आपने ब्रश किया था, वो खुश्क हो गया, तो आप एक दफ़ा दोबारा ब्रश कर दें। हीट आपने इतनी कम रखी है कि ऑयल के जल के वो ख़तरनाक केमिकल बनाने का इम्कान तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरी बात है कि वो आपने बहुत पतला बैटर बनाया था, उसमें बेसन लगेगा भी बहुत कम। तो इस तरह से ये जो आपका पकौड़ा बनेगा, वो तकरीबन स्टीम होगा, लेकिन क्योंकि उसमें ऑयल था और वो साथ में सुनहरा हो जाएगा, तो उसके अंदर पकौड़े जैसा टेस्ट भी आ जाएगा, और वो जो आपकी क्रेविंग थी कि मैंने ज़रूर खानी है कोई तली हुई चीज़, वो उससे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के आप 2 पकौड़े जो हैं वो आप खा सकते हैं। जिन लोगों ने वज़न का कोई मसला नहीं है, वो उन्होंने बहुत कम नहीं करना, तो वो थोड़े से बेशक ज़्यादा ले सकते हैं। जिन्हें मसला है वो 2 ले लें, लेकिन फिर वो साथ ये करें कि वो जो अगर उन्होंने फ्रूट खाना था या अगर जो चना चाट खानी थी, उसमें से थोड़ा-सा पोर्शन कम कर दें। अच्छा, अब आप लोग नमाज़ पढ़ के वापस आ गए हैं, कुछ देर बाद आप खाना खाएँगे। जिन लोगों ने अपना वज़न मेंटेन रखना है और जिन्होंने कम करना है, वो एक काम तो ये करेंगे कि वो अपने खाने के 2 हिस्से कर लेंगे। दोनों इन्हें 1 प्लेट भर के कच्ची सब्जियाँ या सलाद लेना है। कुछ लोगों को सलाद जो है वो कच्चा जो है वो उससे गैस का मसला हो जाता है, फारे का हो जाता है, तो वो ये करें कि वो उन सब्जियों को स्टीम कर लें या फिर हल्का-सा उबाल लें, उसमें थोड़ा-सा अजवाइन और कलौंजी डाल लें, तो उससे ये होगा कि उन्हें वो गैस का मसला नहीं होगा। दूसरा जो आपका हिस्सा है वो ये कि जो लोग अपना वज़न सिर्फ़ मेंटेन करना चाहते हैं, वो 1 रोटी अपनी नॉर्मल साइज़ की खा लें। अगर वो एक वक़्त में रात को ज़्यादा खाया करते थे, तो वो उतनी रोटी खा लें, जितनी मसलन डेढ़ खाते थे, वो खा लें। लेकिन जिन लोगों ने वेट अपना लूज़ करना है, वो आधी रोटी खाएँ, या फिर वो ऐसा करें कि वो 6 इंच की छोटी रोटी खाएँ। और दोनों ही लोग जो हैं, बेहतर ये है कि वो बजाय सफ़ेद आटे के जो होल व्हीट का, या ऐसा करें कि चक्की का आटा जिसे कहते हैं, वो आटा इस्तेमाल कर लें, और उससे भी बेहतर है कि वो मल्टीग्रेन इस्तेमाल करें। अब ये मल्टीग्रेन ज़रूरी नहीं कि आप लें बाज़ार से, या आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चक्की से गंदम का आटा भी ले लें और आप जौ का आटा भी ले लें, और आप दोनों को आधा-आधा मिला के उसकी रोटी बना लें। साथ में आपने घर का सालन जो है वो 1 बोल इस्तेमाल करना है, वो गोश्त का भी हो सकता है, सब्ज़ी का हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, जैसे चने हो गए, दालें हो गईं, जो भी है। या आप ये कर सकते हैं कि आप बेक्ड या ग्रिल्ड फ़िश या चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतर ये है कि आप ऑयल उसके अंदर कम से कम रखें, ख़ास तौर पे जो लोग अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, वो तो ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा रखें। चावल, जिन लोगों ने वज़न कम करना है, वो तो चावल को भूल जाएँ। जो अपना मेंटेन रखना चाहते हैं वो चावल खा सकते हैं, लेकिन रोटी और चावल में फिर ये फ़र्क आपको याद रखना है, जो क्या शायद आप में से बहुत लोगों ने खुद नोट भी किया होगा, कि रोटी हम जितनी हमें खाने की आदत होती है, वो रोटी जब हम खाते हैं तो हमारी कैलोरिक नीड उस रोटी से पूरी हो जाती है और हमारी भूख भी भर जाती है। चावलों का मामला इसके थोड़ा-सा उलट है, डिफरेंट है। जितने चावल हमारी कैलोरिक नीड पूरी कर देते हैं, हमारी भूख उससे नहीं भरती, हम उससे तकरीबन 2 गुना या उससे भी ज़्यादा चावल खा लेते हैं। रोटी अगर हम 1 खाते हैं तो चावल हम 1 प्लेट भर के बिरयानी की खा जाते हैं, जबकि हमारी जो कैलोरिक नीड है वो आधी प्लेट से भी कम में पूरी हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपने 1 रोटी खानी है तो उसकी जगह चावल फिर आपने एक छोटे बोल में जितने आते हैं, मसलन 15-20 चम्मच, वो आपने चावल खाने हैं। और साथ में क्योंकि आप सैलेड खा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, अगर सैलेड नहीं तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाएँगे, क्योंकि जो चावल होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो शुगर को एकदम से बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, और बेहतर ये है कि वो ब्राउन राइस हो। आप
वाइट राइस अगर आप महीने में कभी कभार खाते हैं, ये मैं रमज़ान के अलावा बता रही हूँ, अगर आप चावल वैसे ही बहुत कम खाते हैं तो चलें फिर आप वाइट राइस खा लें, इसलिए कि उसमें टेस्ट बहरहाल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्हें चावल हफ्ते में कई मरतबा खाना होता है, तो फिर ये है कि आप एक वक्त में थोड़ा खाएं, और वो भी बेहतर ये है कि आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। कुछ ऐसा मामला है कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, कुछ लोग जितनी मर्ज़ी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें लेकिन फिर भी वज़न जो है वो कम नहीं होता। हमने खाना भी कम खाया, बहुत देख-भाल के खाया, अच्छी चीज़ें खाईं, फिर भी वज़न कम नहीं हुआ। होता ये है कि रमज़ान से पहले अक्सर लोगों का कोई ना कोई वर्जिश का, वॉक का रूटीन होता है। रमज़ान में उन्हें लगता है कि वो इतना ज़्यादा ढीला उनका मामला हो जाता है कि वो अपनी वर्जिश करना भूल जाते हैं, वो अपनी वॉक करना भूल जाते हैं, या समटाइम्स उन्हें लगता है कि अगर हमने खाया है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, अगर हम वॉक पे जाएँगे तो कहीं हमें ऐसा ना हो कि प्यास लग जाए, तो फिर सारा दिन पानी तो पीना नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप इफ्तार से बिल्कुल पहले वॉक करें। ये जो इफ्तार से पहले वाली वॉक है, ये आपके लिए सबसे अच्छी इसलिए कि जो आपके जिस्म में आपने कितनी देर से रोज़ा रखा हुआ है, एनर्जी तो है नहीं। जब आप वॉक के लिए जाएँगे तो आपका जो जिस्म है वो आपके लिए एनर्जी कहाँ से पैदा करेगा? आपके अंदर जो फ़ैट स्टोर हुई हुई है, ख़ास तौर पे सारी बॉडी में भी, और जो आपके वेस्ट के गिर्द है, जिससे आपकी बेली फ़ैट जो है वो कम होगी, या आपका बेली का सर्कमफ्रेंस कम होगा, वो वाली फ़ैट जो है वो उसको डिज़ॉल्व करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जो इफ्तार से पहले वाली वॉक है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये आपकी बेली फ़ैट कम कर सकती है, आपकी बॉडी में जो फ़ैट की डिपोज़िशन हुई हुई है वो कम कर सकती है, और इस तरह आपका वेट तो कम होगा ही, लेकिन वो जो एक मुतनासिब आपको बॉडी चाहिए वो भी आप हासिल कर सकेंगे। जो लोग इफ्तार से पहले वॉक नहीं कर सकते, वो ये कर सकते हैं कि सहर से पहले वॉक कर लें, सहरी करने से पहले वॉक कर लें। अब लेकिन ऐसे में ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं कि हम सहरी से पहले भी काम कर रहे होते हैं किचन में, और इफ्तार से पहले भी। तो फिर आपके लिए ये टाइम रह जाता है कि आप खाने के बाद और सोने से पहले दरमियान में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपके पास वक़्त है आप उस वक़्त वॉक कर लें, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। वॉक के जिस्मानी फ़वाइद हासिल करने के लिए ब्रिस्क वॉक कीजिए। इसकी पहचान ये है कि इसमें आपका हार्ट रेट 120 या इससे ज़्यादा ऊपर जाता है, या ये कि आप 1 मिनट में 100 या इससे ज़्यादा कदम चल रहे होते हैं। और एक और पहचान ये है कि इसके दौरान आप बोल तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। अच्छा, अब जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि डायबिटीज़ जिनको होती है उनके बारे में भी कुछ बताएं। तो मेरा इसमें कहना ये है कि ऐसे पेशेंट्स डायबिटीज़ के जिनको भी कम अरसा हुआ डायबिटीज़ हुए, जिनको भी कोई डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ पैदा नहीं हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी कि उन्हें और कोई बीमारियाँ, दिल की, फेफड़ों की, जिगर की, किडनीज़ की, गुर्दों की कोई बीमारियाँ नहीं हैं किसी और सिस्टम की, उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया के यानी कि शुगर लो होने के एपिसोड्स नहीं होते, वो रोज़े रख सकते हैं। तकरीबन इसी डाइट के साथ रख सकते हैं। इसमें हमने चीनी भी मना कर दी है, ज़्यादा शुगर वाले फल भी मना कर दिए हैं, इवन अगर वो चाहें तो छोटे साइज़ का ले भी सकते हैं, उसमें डाइट में कोई ख़ास तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर जो उनका अपना नॉलेज है, जो उन्हें जानता है, वो उससे मशवरा लें, और अपनी दवा, चाहे वो इंसुलिन ले रहे हैं या वो कोई खाने की मेडिसिन लेते हैं, वो उससे पूछें कि हमें ये दवा किस तरीके से किस वक्त पे लेनी है, कौन सी वाली खुराक हमें सहर में लेनी है, कौन सी इफ्तार में, और अगर वो एक टाइम लेते हैं तो वो किस एक टाइम लेनी चाहिए। और हो सकता है कि वो डॉक्टर उन्हें उनके खुराक के हवाले से भी कुछ ना कुछ गाइड कर दें। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज़ के साथ पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं, या उन्हें और कई बीमारियाँ लगी हुई हैं, उनके लिए मुनासिब ये है कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन उनका भी फ़ाइनल फ़ैसला उनका अपना मौलिज बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो उनका केस जानता है कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और अगर वो भी ये कहता है कि आपको रोज़ा रखना जो है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है, ख़तरनाक साबित होगा, तो ऐसे में फिर ये है कि जो दीनी अहकामात हैं आप उसके मुताबिक अमल करें। और अगर आपको खुद समझ नहीं आता तो आप किसी दीनी आलिम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ़ीडबैक से मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिए। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।